Hello friends, how are you all? Today we will do new syllabus of EVS class 5th and there is 20 chapters in this book. So we will start with first chapter and their name is The Changing Family. इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ में कवर करेंगे और इसके सारे एक्सरसाइज भी डन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कुछ क्विज़ेस भी सॉल्व करवाऊंगी, जिससे आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं आप उसमें ईजिली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और नॉलेजेबल होगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और नोटिफिकेशन। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम द चेंजिंग फैमिली। इसके कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं फैमिली ट्री, शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हम पहले देखते हैं व्हाट इज़ फैमिली। फैमिली क्या होती है? फैमिली यानी कि आप कहाँ पे रहते हो? आप फैमिली में रहते हो, ठीक है। लेकिन फैमिली का डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेसिंग देयर ओरिजिन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ओके, जहाँ पे लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, और वो ओरिजिन कहाँ से होता है? वो कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिन होता है। कॉमन एंसेस्टर का मतलब है यहाँ पे जो हमारे पूर्वज होते हैं, सभी के जितनी भी फैमिलीज़ हैं सभी के अलग अलग पूर्वज हैं, ठीक है। तो एंसेस्टर का मीनिंग है पूर्वज। जो हमारे पूर्वज हैं उनसे क्या है, ओरिजिन होता है, यानी कि बनता है धीरे धीरे करके और फिर वो एक फैमिली क्रिएट होती है जिसको ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फैमिली। द फैमिली टेल्स अस हु वी आर। ओके, फैमिली क्या हमें बताती है? हम कौन हैं। वेयर वी आर फ्रॉम, हम कहाँ से आए हैं। हु ऑल आर रिलेटेड टू अस। इट इज़ सोर्स ऑफ ग्रेट लव एंड हैप्पीनेस। फैमिली क्या है? एक सोर्स है ग्रेट लव और हैप्पीनेस का, क्योंकि फैमिली में ही हमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, सेफ़ होते हैं हम, जहाँ से हमें बहुत सारा प्यार मिलता है और हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है। तो क्या है? फैमिली जो है एक सोर्स है लव और हैप्पीनेस का। आगे हम देखते हैं आवर लाइफ वुड बी वेरी बोरिंग एंड टफ इंडेड if we had no families. Okay, our family provides the support needed for survival in the world. It gives us comfort and security too. ओके, अगर हमारे पास फैमिली ना रहे तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी? बोरिंग हो जाएगी, टफ हो जाएगी। और हमारी फैमिली हमें क्या प्रोवाइड करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें कहाँ से सपोर्ट मिलता है? फैमिली से मिलता है। और पूरे वर्ल्ड में जो है ना, पूरे वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए एक प्रोटेक्शन मिलता है हमें, वो कहाँ से? फैमिली से, क्योंकि अगर फैमिली होती तो हम सुरक्षित होते हैं। इट गिव्स अस कंफर्ट एंड सिक्योरिटी, हमें कंफर्ट और सिक्योरिटी भी मिलती है, ठीक है। तो ये हो गई फैमिली की बातें। और फैमिली ट्री के बारे में हमने पढ़ाई है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ते हैं कि फैमिली ट्री क्या होता है, ठीक है। तो फैमिली ट्री का डायग्राम हम देखते हैं जो आपका आगे दिया हुआ है। ये फैमिली ट्री का डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या है? पैटर्नल और दूसरा होता है एक मैटरनल, जिसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने दो फैमिली के बारे में देखा, एक है मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स एंड दूसरा है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। तो मैटरनल का मतलब क्या होता है? आवर मदर्स पेरेंट्स आर आवर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे जो मदर के पेरेंट्स होते हैं, मम्मा के जो पेरेंट्स हैं, वो हमारे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जैसे नाना नानी, ठीक है। तो ये हैं हमारे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? तो जो हमारे फादर के पेरेंट हैं उनको हम पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है। नोइंग द names of our parents, their parents and their ancestors and writing them in the form of a tree called a family tree, ठीक है। अब हम इनको लिखते हैं, अगर एक फैमिली ट्री में बनाते हैं और फैमिली ट्री में अगर उनके नाम को लिखते हैं, उनके एंसेस्टर, उनके पेरेंट्स, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स और मतलब एंसेस्टर जो होते हैं उनके बारे में हम लिखते हैं, तो इसको एक ट्री की तरह हम बना देते हैं। तो ये एक ट्री की तरफ, ट्री के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको फैमिली ट्री बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें जो आपके एग्जामिनेशन में भी इम्पॉर्टेंट होंगे। हमारा फर्स्ट है शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ पेरेंट्स, कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये शिफ्टिंग क्यों होता है? हमारा पहला रीजन दिया हुआ है माइग्रेशन। समटाइम्स पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेटल देयर। ओके, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और वहीं पे सेटल हो जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। ठीक है, द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं माइग्रेशन और माइग्रेंट्स। जो लोग क्या कहते हैं, एक से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को माइग्रेशन बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के प्रोसेस को माइग्रेशन बोलते हैं और लोगों को हम माइग्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्टली पीपल माइग्रेट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कुछ रीज़न होता होगा, ऐसे तो नहीं वो शिफ्ट हो जाएंगे, उसके लिए कुछ रीज़न होता है, जैसे कि फॉर हायर एजुकेशन, उनको अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है, हायर एजुकेशन जहाँ पे अच्छी मिलती है वहाँ पे लोग शिफ्ट हो जाते हैं। फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, कहीं कहीं पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे उनका खुद का कुछ प्रोफेशन है, तो वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे उनको कंफर्ट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर मैरिज लोग शिफ्ट हो जाते हैं, और ट्रांसफ़र इन अ जॉब, जैसे हमने अभी बात किया कि जॉब का ट्रांसफ़र होता है, तब भी लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, सम पीपल लीव देयर ओन कंट्री एंड मूव टू सेटल इन अदर कंट्रीज परमानेंटली। कुछ लोग क्या होते हैं, अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया को छोड़ करके वो अमेरिका में सेटल्ड हो गए हैं। ठीक है, इंडिया को छोड़ करके वो जापान में सेटल्ड हो गए हैं, चाइना में सेटल्ड हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हो गए, मतलब कहीं पे भी अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल्ड होना, तो इसको हम एमिग्रेशन बोलते हैं, इसको हम एमिग्रेशन बोलते हैं। एंड पीपल हु सेटल्ड इन अदर कंट्रीज आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। जैसे हमने बात करी कि इस प्रोसेस को हम एमिग्रेशन बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह सेटल होते हैं, और जो लोग सेटल होते हैं उन लोगों को हम एमिग्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एमिग्रेशन एंड एमिग्रेंट्स, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि दोनों सिमिलर है। तो एमिग्रेशन जो होता है वो प्रोसेस को बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं उस प्रोसेस को, और एमिग्रेंट्स होता है वो पीपल को बोलते हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह सेटल्ड होते हैं। ठीक है, When people come to live into a particular country and settle there permanently, it is called immigration. Okay, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह केवल रहने के लिए जाते हैं, यानी कि दूसरी पर्टिकुलर कंट्री, किसी पर्टिकुलर कंट्री में केवल रहने के लिए जाते हैं और वहीं पे परमानेंटली सेटल्ड हो जाते हैं, तो इसको हम इमिग्रेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन बोलते हैं। यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लीव यानी रहने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं पे वो क्या करते हैं? परमानेंटली सेटल्ड हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन बोलते हैं। ओके, अभी हमें ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में? डिफरेंस क्या है? एमिग्रेशन में क्या होता है कि लोग अपनी कंट्री को छोड़ करके, लीव मतलब छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, अपनी कंट्री को लीव यानी छोड़ करके चले जाते हैं और दूसरी कंट्री में सेटल्ड हो जाते हैं। इमिग्रेशन में क्या होता है? वो केवल रहने के लिए जाते हैं दूसरी कंट्री में, लीव यानी रहने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं पे वो धीरे धीरे सेटल्ड हो जाते हैं, तो इसको हम इमिग्रेशन बोलते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों डिफरेंसेस के समझ में आ गए होंगे। There are times when people are forced to migrate and shift to another place. This is called displacement. ओके, नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे है कि जब लोग फोर्सफुली यानी कि दबाव में आकर के, मजबूरी में वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दिया हुआ है फोर्स टू माइग्रेट एंड शिफ्ट टू अनदर प्लेस। ओके, मतलब फोर्सफुली यानी कि उनका कोई रीज़न होता है, कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो एक से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं। इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। हमें इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है, डिस यानी कि उनकी जो जगह है वहाँ से वो रिमूव करना पड़ता है उनको। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। देयर आर मैनी रीजन्स बिहाइंड दिस फोर्स्ड माइग्रेशन आर डिस्प्लेसमेंट। नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, droughts, famine, earthquake, tsunamis result in a loss of life and property. Okay, the calamities make a place unsuitable for living. People have to move to safe places to protect themselves. यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई रीजन है। जैसे यहाँ पे रीजन क्या है? नेचुरल क्लैमिटीज़। नेचुरल क्लैमिटीज़ को तो कोई नहीं रोक सकता है, जैसे कि फ्लड्स यानी कि बाढ़ आना, ड्रॉट सूखा पड़ना, अर्थक्वेक सुनामी,
ये सारी चीज़ें होना, ठीक है। तो ये तो नेचुरल क्लैमिटीज़ है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है और लाइफ होती है लॉस होने लग जाती है, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी सारी ख़राब हो जाती है, ठीक है, और बहुत लोग उसमें मर भी जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो वहाँ से उन्हें फोर्सफुली क्या करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है दूसरी जगह पे जो सेफ़ प्लेसेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पे वो क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे उनके लिए सूटेबल होता है रहना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारा डेमोलिशन। डेमोलिशन, व्हाट इज़ डेमोलिशन? डेमोलिशन क्या होता है? देयर आर टाइम्स व्हेन द गवर्नमेंट ब्रेक्स द हाउस बिल्ट ऑन अनऑथराइज्ड और इलीगल लैंड, दिस इज़ नोन एज डेमोलिशन, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें गवर्नमेंट का रोल है, ऐसे हाउसेज जो कि अनऑथराइज्ड या फिर इलीगल लैंड पे बने होते हैं उनको गवर्नमेंट क्या करती है, तोड़ देती है, ठीक है। तो इसको हम डेमोलिशन बोलते हैं, क्योंकि अगर अनऑथराइज्ड या फिर इलीगल लैंड पे घर बने होंगे तो उसको गवर्नमेंट तोड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे उनको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का क्या करना होता है, काम करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करती है, जिसकी वजह से उसको वहाँ का जो ज़मीन होता है उसे क्या करना होता है, लेना होता है। जैसे कि अगर ब्रिज बनाना है, फ्लाईओवर या फिर मेट्रो के लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या करती है, उस हाउस को तोड़ देती है। और तोड़ने के बाद में गवर्नमेंट क्या करती है, जनरली प्रोवाइड्स दीज फैमिलीज़, वो इन फैमिलीज़ को कुछ मतलब रहने के लिए जगह देती है, और साथ ही साथ कुछ कंपनसेशन भी देती है, साथ ही साथ उसमें कुछ कंपनसेशन देती है, यानी कि कुछ पैसे, कुछ मनी देती है, जिससे वो मतलब फिर से अपना जो है वो बिल्ड कर सकें, अपने लिविंग एरिया को बिल्ड कर सकें। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया व्हाट इज़ डेमोलिशन। नेक्स्ट है मैन मेड क्लैमिटीज़। ओके, व्हाट इज़ मैन मेड क्लैमिटीज़? यहाँ पे मैन मेड से ही समझ में आ रहा है कि जो ह्यूमन के द्वारा आपदाएँ आती हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो आपदाएँ आती हैं जिनको हम मैन मेड क्लैमिटीज़ बोलते हैं। जैसे कि हमने नेचुरल क्लैमिटीज़ देखा था, अर्थक्वेक, फ्लड्स, ड्रॉट्स, तो ये सारे क्या थे, नेचुरल क्लैमिटीज़ थे। बट यहाँ पे मैन मेड के द्वारा अभी मनुष्य के द्वारा कौन कौन सी आपदाएँ आ सकती हैं, जैसे कि वार्स, यानी कि युद्ध होता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे रियोट्स हो रहे हैं जिसमें क्या होता है, फोर्स, इससे क्या होता है, लोगों को ना फोर्स करके वहाँ से उस सिटी से निकालना पड़ता है। सच पीपल आर नोन एज रेफ्यूजीज, ऐसे लोगों को रेफ्यूजीज बोलते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट बिल्ड्स टेम्पररी शेल्टर्स कॉल्ड रेफ्यूजी कैंप्स फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल। ओके, तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए कुछ रेफ्यूजी कैंप जो है वो उनको देती है, टेम्पररी प्रोवाइड कराती है, बनाती है, और जहाँ पे वो टेम्पररी शेल्टर रहते हैं, मतलब परमानेंट नहीं रहते हैं वहाँ पे, वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे उनको शेल्टर मिलता है, और वहाँ उस क्या कहते हैं, वो जहाँ पे वॉर वगैरह चलता है वहाँ से वो उनको हटना पड़ता है। तो ये होता है मैन मेड क्लैमिटीज़। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसफरेबल जॉब्स। जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो एक से दूसरी जगह क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बैंक। ओके, तो ये सारे में ये ट्रांसफरेबल जॉब्स होते हैं, इसमें एक से दो जगह ट्रांसफ़र आता रहता है। तो इन विच पीपल आर ट्रांसफर्ड फ्रिक्वेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसमें कुछ सालों में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या कहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो दीज आर ट्रांसफरेबल जॉब, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, जो हमने की पॉइंट्स में भी देखा था कि माइग्रेशन के इम्पैक्ट क्या होते हैं, क्या प्रभाव होता है उससे। तो द मूवमेंट ऑफ पीपल अवे फ्रॉम देयर फैमिली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज़। जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड होती है, उसके वैल्यूज़ भी क्या होते हैं, कम होते जाते हैं, ठीक है। The standard of living of a family might improve with better education and job opportunity, जिससे क्या होता है कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, इम्प्रूव होता है, और बेटर एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ से उनको मिलती हैं। पीपल लर्न अबाउट द कल्चर ऑफ अ न्यू प्लेस, ठीक है, वो नए प्लेस के कल्चर को सीखते हैं, एंड कल्चर इंटीग्रेशन, और साथ में उनका जो दूसरे नए कल्चर के साथ में इंटीग्रेशन होता है, यानी कि मिक्सअप हो जाते हैं, एंड कोऑपरेशन टेक प्लेस बिटवीन
बिलोंगिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, ओके। और फिर वो क्या करते हैं, दूसरे प्लेसेस पे जाते हैं, दूसरे लोग के साथ में अपने आप को क्या कहते हैं, कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेट करके उनके साथ में उनकी तरह थोड़ा मतलब रहना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके जो है कल्चर में भी धीरे धीरे चेंजमेंट आ जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस पर, उस फैमिली पे, तो वो होता है माइग्रेशन अफेक्ट्स फैमिली लीव्स, चिल्ड्रेन हैव प्रॉब्लम्स इन एडजस्टिंग टू अ न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसमें चिल्ड्रन के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे एक से दूसरी जगह सब जब शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे उनका जो एनवायरनमेंट एरिया होता है, नए एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे फैमिली पे अफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। और द एल्डरली मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर लेफ्ट अलोन व्हेन द यंगर जनरेशन माइग्रेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, एल्डरली मेंबर्स जो होते हैं उनका मतलब वो अकेले रह जाते हैं, और जो यंगर जनरेशन होती है वो धीरे धीरे माइग्रेट्स होती जाती है, यानी कि एक से दूसरी जगह शिफ्ट होते जाते हैं। तो ये इससे प्रॉब्लम, ये इम्पैक्ट आता है फैमिली पे। साथ ही साथ हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपका कुछ की पॉइंट्स भी दिए होते हैं, जैसे माई ग्रैनी सेज, मेरी नानी कहती हैं, ग्रैनी मतलब नानी बोल सकते हो आप। वी लर्न मैनी वैल्यूज़ एंड स्किल्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स से बहुत सारे वैल्यूज़ और स्किल्स सीखने चाहिए। दे आर पास्ड डाउन टू अस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जिससे वो क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास आउट होता है। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड फॉलो दिस वैल्यूज़, हमें हमेशा इनकी जो इनकी वैल्यूज़ होती हैं उनको फॉलो करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा की पॉइंट है, जिसको आप सभी बच्चे याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, ओके। अभी यहाँ पे मतलब लोगों जो फैमिली का स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में हमने पढ़ा है। नाउ डेज लार्ज जॉइंट फैमिलीज हैव ब्रोकन अप एंड देयर मेंबर्स ऑफन लीव फॉर अवे फ्रॉम वन अनदर, okay, and still they try to meet with the other family members on special occasions such as wedding, festival, family function, एक्सेट्रा, ओके। अभी क्या होता है कि जो लार्ज फैमिली है, धीरे धीरे जो जॉइंट फैमिली होती थी, अब धीरे धीरे क्या हो रही हैं, ब्रोकन होती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं, और वो एक से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं अपने एजुकेशन के लिए, किसी जॉब के लिए। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फैमिली का जो है ना, ये एक दूसरे से के साथ में रहना ये धीरे धीरे छूटता जा रहा है। तो ये किसी स्पेशल ओकेजन पे ही मिलते हैं, जैसे कि कोई फेस्टिवल होता है, कोई वेडिंग होती है, कोई फैमिली फंक्शन होता है, उसी पे ये मोस्टली एक दूसरे से मिलते हैं। आवर पेरेंट्स हैव टू लीव अवे फ्रॉम देयर सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स, ठीक है, ठीक है। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने सिबलिंग से और अपने पेरेंट्स से भी दूर रहते हैं। दे मिस देयर फैमिली सपोर्ट एंड कंपेनियनशिप, वो उन फैमिली के सपोर्ट और कंपेनियनशिप को मिस कर रहे हैं। यंग पीपल हैव टू ग्रो अप विदाउट द लव एंड सपोर्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स, ओके। यहाँ पे जो यंग पीपल हैं वो क्या अपने बिना ग्रैंड पेरेंट्स और अपने रिलेटिव्स के प्यार के ही क्या होते हैं, बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है, जिससे वो उनकी वैल्यूज़ सीख नहीं पाएंगे। कई मैक्सिमम लोग होते हैं जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में नहीं रहते, उनके ग्रैंड पेरेंट्स गांव में रहते हैं और वो कहीं और सिटी में सेटल्ड हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इन ओल्डन टाइम्स वुमेन वर कन्फाइंड टू द हाउसेज, दे रिमेन बिजी इन हाउस होल्ड चोर्स लाइक कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, दे स्टेप्ड आउट ऑफ देयर हाउसेज ओनली फॉर एवरी इंपॉर्टेंट टास्क, ओके। पहले टाइम में क्या होता था कि जो औरतें होती थी वो अपने घरों में मैक्सिमम होती थी, घरों में रहते थे, और दे रिमाइंड बिजी इन हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है, वो अपने घर के कामों में ज़्यादा बिजी होते थे, जैसे कि कुकिंग, खाना बनाना, कपड़े धुलना, बच्चों का केयर करना, इसमें बिजी होते थे। और साथ ही साथ वो अपने पूरे मतलब जिससे उनका जो हाउस होता था, घर होता था, वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट टास्क होता था। बट नाउ डेज टाइम्स हैज़ चेंज, बट अभी क्या हो गया है कि टाइम चेंज हो गया है। द गर्ल्स आर एनकरेज टू परस्यू हायर एजुकेशन, ठीक है, गर्ल को क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है हायर एजुकेशन के लिए, ताकि वो अच्छी पढ़ाई करें। दे हैव स्टार्टेड वर्किंग एंड गोइंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, ओके, वे अपने हाँ मतलब घर से बाहर जाना काम के लिए और अदर कामों के लिए घर से बाहर जाना शुरू कर दी हैं। टुडे गर्ल्स आर एंटरिंग ऑल फील्ड्स विच वर कंसिडर्ड टू बी मेंस जॉब्स ओनली, ठीक है। आजकल जो लड़कियां हैं वो मैक्सिमम फील्ड में क्या कहते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर रही हैं, ठीक है। मैक्सिमम जहाँ पे मैन का जॉब होता है, जहाँ पे आदमी लोग भी जॉब करते हैं, केवल वही नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट वहाँ पे लड़कियाँ भी और वुमेन औरतें भी कर रही हैं। वुमेन आर अचीविंग सक्सेस इन ऑल फील्ड, ओके, वुमेन हर फील्ड में सक्सेस अचीव कर रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं, जैसे कि मिसेस इंदिरा गांधी, मिसेस प्रतिभा पाटिल, कल्पना चावला, किरण बेदी, हम सभी को जानते हैं। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली
महिला प्रधानमंत्री थी। प्रतिभा पाटिल हमारे देश की पहली फर्स्ट प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रही हैं। और कल्पना चावला इज़ फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया। कल्पना चावला पहली वुमेन थी जो इंडिया की एस्ट्रोनॉट थी। और साथ में द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, ठीक है। किरण बेदी क्या है, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर हैं हमारे भारत की। तो ये है वुमेन का पावर। अभी धीरे धीरे करके इनका अचीवमेंट बढ़ता जा रहा है और ये अपने आप को आने वाले सभी फील्ड में इम्प्रूव कर रही हैं। तो ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो गया। हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। ऑल जितने भी हमने टॉपिक्स डन किए हैं, अभी उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम एक्सरसाइज को भी डन करेंगे। यहाँ पे आप रीड एंड रिकॉल को एक बार ज़रूर रीड करिएगा, ताकि यहाँ से आपको जो जितने भी चैप्टर्स हैं आप उसके सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज को जल्दी से रन करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी टिक है ये, और साथ में इसके फिलिंग द ब्लैंक्स भी कंप्लीटेड हैं। आप यहाँ से देख के ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम इसको नेक्स्ट, इसमें जो इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपको आगे वीडियो में इसको अपलोड कर दूँ। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।